तो आई डोंट वांट कि हम उस चीज पे आगे परस्यू भी करें। हुकूमत से नफरत है। सिर्फ ये पूछोगे तुम्हारी पूरी पॉडकास्ट खराब होगी। आपको अगर इश्यू है तो आप उसको प्रॉब्लम को सोल्व भी तो कर सकते हैं। आई जस्ट वांट कि मुझे पॉलिटिक्स में इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। देखिए लड़ाई वही बात है कि हमारे यहाँ एजुकेशन को बहुत ज्यादा स्नैप किया जाता है, हमारे यहाँ हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत स्नैप किया जाता है। तो ये दोनों चीजें मेरा ख्याल है मेरी लिस्ट में प्रायोरिटी पे होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्पायरेशन डायरीज। इंस्पायरेशन डायरीज में हम लोग सक्सेसफुल लाइफ के बारे में बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपना जीरो से स्टार्ट लेके सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर। इसी तरह आज के दिन से हमारे गेस्ट हैं इंस्पिरेशन, वो है मिस माफिया मलिक। मिस माफिया मलिक कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी लाइफ का स्टार्टअप लिया और आज माशाल्लाह से एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ पहुंच चुकी हुई हैं। ये एज अ साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक रन कर रही हैं, इसके अलावा ये एज अ होस्ट मार्केट में रोल प्ले कर रही हैं। तो इनसे बात करेंगे। मिस माफिया मलिक, वेलकम टू इंस्पिरेशन डायरी। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है इंस्पिरेशन डायरी के गेस्ट? बहुत अच्छा लग रहा है एज अ गेस्ट बन के, क्योंकि ज्यादातर मैं एज अ होस्ट इंटरव्यूज कर रही होती हूँ, तो एज अ गेस्ट बड़ा एक डिफरेंट एक्सपोजर। मेरे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं एज अ फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं किसी होस्ट के सामने होस्टिंग कर रहा हूँ। वो भी प्रोफेशनल। ओके, तो सबसे पहले अपने बारे में बताएं, अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं? अच्छा, करंटली मैं एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन है CBT, NLP और हिप्नोथेरेपी में। ओके, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी एज यू वेरी वेल नो कि मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं, जितने भी आपके नफ्सियाती इश्यूज होते हैं उनके साथ हम टैकल करते हैं। ये तो एडवांस नहीं, इशू नहीं है। देखो बहुत से लोगों के मसाइल होते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई नफ्सियाती मसला देखने को या सुनने को, स्ट्रेस एंजाइटी कॉमन है। उनसे अब हमने निकलना कैसे है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो आपको प्रोफेशनली गाइड करता है कि आप अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को किस तरह से ओवरकम कर सकते हो। और हिप्नोथेरेपी की एडवांस है, उसको मेडिटेशन कहते हैं। बहुत से लोगों के मिथ्स हैं कि आप पेंडुलम से हमें बेहोश करके कुछ भी कर सकते हैं, तो NLP भी उसी की एडवांस एक चीज है। उसके साथ CBT जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हम उर्दू में सोच बर्ताव की थेरेपी कहते हैं। और आखिरी आपने जैसे बताया सोच बर्ताव की थेरेपी का मतलब ये है कि आपके जितने भी इश्यूज हैं आपके माइंड से रिलेटेड, यानी आपकी नफ्सियात या आपका माइंडसेट जब थोड़ा सा डिस्टोर्ट होता है तो हमें कहीं ना कहीं डिफरेंट मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो सोच बर्ताव की थेरेपी हेल्प करती है, आपके सोचने के एंगल को चेंज करती है, नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट में। ये उसका पैटर्न है। यानी कि हमें दूसरे का माइंड रीड करना पड़ता है। नहीं, रीड देखो, रीड नहीं हम कर सकते। ये एक स्टिग्मा है कि आप सामने वाले को देख के उसका माइंड रीड कर लोगे। आप रीड नहीं कर सकते, आप अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने स्किल से उसको गाइड जरूर कर सकते हो कि क्या उसके लिए कौन सी चीजें डिफिकल्ट है या जहाँ इशू आ रहा है उसको टैकल किस तरह से करना है। ओके, जैसे कि कोई आपका क्लाइंट आता है, वो पहले अपनी प्रॉब्लम बताता है या फिर हमें खुद ही यानी कि प्रॉब्लम का नहीं? ऑब्वियसली देखो, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको लगता है आपको कोई मसला है, तो आप डॉक्टर को पहले एक्सप्लेन करोगे ना। इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट का है कि आप उन्हें पहले बताते हैं आपके इश्यूज क्या चल रहे हैं, उसमें हम प्रॉपर असेसमेंट करते हैं। उस असेसमेंट से हमें पता चल जाता है कि आपके इशू की नोयत क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। उस सिवियरिटी को देखते हुए फिर हम आगे उन्हें फर्दर गाइड करते हैं कि कौन सी थेरेपी आपको सूट करेगी और किस चीज से आप ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। मैंने ना काफी फिल्में वगैरह भी पाकिस्तान में ज्यादा फिल्मों में ज्यादा चलते हैं हम लोग। तो मैं फिल्मों में देखा हुआ है कि क्या कहते हैं लोग किसी भी यानी कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो सिर्फ जस्ट माइंड रीड करते हैं तो भाई उसकी प्रॉब्लम का रिजॉल्व कर देते हैं। अच्छा देखो यूसुफ, पता है क्या बात है, नॉर्मली हम सबको जरूरत होती है अपना कैथारसिस करने के लिए, और हम डेली लाइफ में अपना कैथारसिस बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी रूटीन में इतना वकअप होते हैं कि हम अपने आप को वेंटिलेट नहीं करते। तो हमें डेली बेस पे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या चीजें रखनी चाहिए जो हमें वेंटिलेट कर सके। जब हम वो नहीं करेंगे, वो सारी चीजें हमारे माइंड में स्टक होंगी, तो वो जब स्टक हो जाती हैं तो हमें इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले आपको सुनता है। हमारे यहाँ कहा जाता है साइकोलॉजी सिर्फ बातचीत की थेरेपी करते हैं, तो इट्स ट्रू। देखिए, आपसे बातचीत होगी तो हमें आगे आपके मसले का पता चलेगा ना। और हमारा जो ड्यूरेशन होता है वो आम डॉक्टर से ज्यादा होता है। डॉक्टर आपको 5 से 10 मिनट में डायग्नोज करके मेडिकेशन दे देते हैं, लेकिन हम लोग मेडिकेशन नहीं देते। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमारा 1 आवर का सेशन होता है जिसमें हम आपकी वेंटिलेशन का प्रोसेस बताते हैं, आपका इशू जो है उसको डायग्नोज करते हैं और फिर उसकी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि कोई बंदा ना एक चीज पे कांस्टेंट रहे 21 डेज तक, तो वो अपनी आदत को छोड़ सकता है। अच्छा देखो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब सुनी सुनाई बातों पे तो हम लोग यकीन कर रहे हैं, हमारी दुनिया ऐसी ही है, सोसाइटी ऐसी है।
लेकिन डिपेंड करता है अगले इंसान की अगर इनसाइट है, वो अपना कोई ऐसा नेगेटिव बिहेवियर या अपनी किसी आदत को मॉडिफाई करना चाह रहा है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट। लेकिन अगर कोई इंसान अपना बिहेवियर चेंज ही नहीं करना चाह रहा, कितनी जबरदस्ती आप करोगे, एक टाइम आएगा कि वो कहेगा नहीं मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि वो अपना वो बिहेवियर चेंज भी करना चाह रहा है या नहीं। ओके, जैसे कि ड्रग एडिक्शन वगैरह होते हैं, क्या कहते हैं, वो 7 साल भी छोड़ते हैं, 1 साल भी अगर उन्होंने छोड़ा है इस चीज को तो लेकिन वो दोबारा इस साल पे लग जाते हैं। देखो अब इसमें डिपेंड करता है अगर आपकी विलिंगनेस है कि आप खुद अपनी उस नशे की आदत को छोड़ना चाह रहे हैं। अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। देखिए ये सब आपकी माइंड गेम है। इसमें मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल कोट करूंगी। हमारे एक सर कहा करते थे कि फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके नाक पे हाथ मुक्का मारती हूँ, ब्लड निकलना शुरू हो जाए, आप किसी को कंप्लेन करते हैं, समवन आस्क मी कि मैंने क्यों मारा है, तो मैं कहूंगी खुद ही मेरा हाथ उठा और जाके यूसुफ की नाक पे लग गया। तो इज इट पॉसिबल? मैं ऐसे हो सकता है मेरा हाथ खुद ही उठे जब तक मेरी माइंड से मुझे मैसेज नहीं मिलेगा। सेम एज इट हमारी थॉट्स हैं, जब तक मैं उन्हें मैसेज नहीं दूंगी मेरा हाथ नहीं उठेगा। तो हर सिचुएशन में देखिए कोई भी नशा है, वो ड्रग एडिक्ट है या व्हाटसोएवर, उसमें डिपेंड ऑन कि आपने अपने माइंड गेम को किस तरह से लेकर चलना है। अगर आप अपने माइंड को एक्सेप्टेबल वे में ले आते हो, ऑब्वियसली रिलैप्स होता है, लेकिन बड़े तरीके से फिर हैंडल करना पड़ता है। एक जर्नी जो है वो लॉन्ग जरूर होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आप उस नशे को छोड़ सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने बता दी कि अपनी फील्ड के मुताबिक, तो अपनी लास्ट फील्ड रहेगी, उसके पहले हमें पूरा डिस्कस करना है। एज अ एंकर पर्सन या होस्ट, जैसा कि आपने बताया, मैं वो भी अपनी परफॉर्मेंस कर रही हूँ, लेकिन उसमें सबसे मजे का जो मुझे चीज लगती है ना कि मुझे लोगों को और ज्यादा ऑब्जर्व करने में मजा आता है, क्योंकि मेरी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एक आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं, लेकिन बीइंग अ होस्ट जब आपने सामने बैठ के एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने गेस्ट को सुनना है तो आपकी ऑब्जर्वेशन और ज्यादा, मेरा ख्याल है, बेहतर होना शुरू हो जाती है। ओके, हमें तो सब बताएं कि आपने जब इनकी फील्ड अपनी स्टार्ट की थी साइकोलॉजिस्ट में, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एज अ एफए किया या कुछ भी किया, हमें समथिंग एल्स, तो हम लोग बड़ा होते हैं कि इशू होता है हमें काफी कि हम कौन सी फील्ड में जाएं। या तो आपके वालिदैन आपको करते हैं कि भाई इस फील्ड में जाने जाए, या तो हमारे रिलेटिव्स होते हैं भाई कि इस बच्चे को इस फील्ड में भेजो। या साइकोलॉजी आपका शौक था क्या? अच्छा, मेरा शौक था बचपन में। ऑब्वियसली हम लोग देखते थे कि एक लोगों को कैसे समझा जाए, लोगों से बातचीत करनी है। कुछ लोग मेरी बात नहीं समझ पाते थे या किसी को मैं अपनी बात नहीं समझा पाती थी, तो आई जस्ट थॉट दैट उसी वक्त कि मैंने बड़े होके ना ऐसा कुछ बनना है कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं और उनको समझ सकूं, उनके लेवल पे जाके उन्हें हेल्प आउट कर सकूं। तो फिर मैंने आफ्टर मेरी एफएससी प्री मेडिकल में थी, ऑब्वियसली उस वक्त होता है कि आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर, तो उस वक्त मेरे माइंड में ये था कि मैंने साइकोलॉजी को ऑप्ट करना है। उसके बाद मैंने बीएस और एमएस किया जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और उसके बाद मैंने पहले भी बताया सर्टिफिकेशन की। तो ये सारी जर्नी अभी मुझे मैक्सिमम 6 से 7 साल हो चुके हैं अपनी इस फील्ड में, जहाँ मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट रोल प्ले कर रही हूँ और होस्ट भी कर रही हूँ। बेसिकली जो होस्टिंग है वो मेरा एक पैशन है, तो प्रोफेशन और पैशन को साथ लेकर चलना मुझे तो बहुत मजा आता है इस चीज को साथ लेकर। बड़ा डिफिकल्ट भी होता है कि भाई दो फील्ड को साथ लेकर चलना। लेकिन याद रखना यूसुफ, हमेशा आपका जो प्रोफेशन है वो आपको ब्रेड एंड बटर की तरफ लेकर जाता है। आप हमेशा अपने उस प्रोफेशन को या पैशन को चूज करते वक्त ये ध्यान लाजमी रखें कि आपने सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट बनेंगे, उसके बाद आप अपने पैशन को एज अ हॉबी भी साथ साथ लेकर चले, और एक टाइम आता है समटाइम्स आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाता है। तो ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है जब भी आप कोई फील्ड स्टार्ट करने लगे। अच्छा, मुझे समझ थोड़ा सा बताएं कि हम लोगों के ना वालिदैन जो सकते हैं कि वो कहते हैं कि बच्चे ने डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, ठीक है, आपको जब यानी कि साइकोलॉजिस्ट बातें की तो वालिदैन की तरफ से कोई नहीं था? अच्छा नहीं, शुरू में कुछ सुनने को मिला था कि ये कौन सी स्टडी स्टार्ट कर ली है, लेकिन विद द टाइम बीइंग जब उन्होंने देखा कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस सब्जेक्ट, तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। इवन जब हम लोग प्रैक्टिस करने मेंटल हॉस्पिटल या इस तरह से इंटर्नशिप पे जाते थे, वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम पीरियड था, लेकिन विद द टाइम जब मैंने उस चीज को एक्सपोजर किया तो मेरे लिए वो बड़ा अच्छा था कि मुझे लोगों को समझने में आसानी हो रही है। तो इसलिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा, मैं यही कहूंगी कि आपकी पेरेंटल सपोर्ट ही होती है जो आपको जीरो से हीरो बनाती है। एग्जैक्टली, ये तो लोगों के बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होगा। तो एग्जैक्टली इसी के टॉपिक के मुताबिक आप लोगों को क्या प्रोग्राम देना चाहिए? अच्छा देखो, मैं यही पेरेंट्स के मुताबिक पेरेंट्स के मुतालिक, पेरेंट्स देखें, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अपने बच्चों को लाजमी पूछें कि व्हाट ही और शी वांट्स इन हर ओन लाइफ।
हर और हिज ऑन लाइफ, यानी वो क्या चाहते हैं, वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें भी उस तरह से स्पेस दें ताकि वो जान सके कि जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं कि उन्हें भी, हम उन्हें कॉन्फिडेंस दें। लेकिन जब तक आपके पेरेंट्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर साइकोलॉजी स्टार्ट की थी तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था तो मैं इस चीज से आगे जाके एक्सपोजर कर सकती थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को लाजमी कॉन्फिडेंस दें। अगर हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देंगे ना, नई भी फील्ड अच्छी, उनको ये होगा कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करें, विद द टाइम बीइंग वो अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम देखा कि पाकिस्तान में ना खास तौर से जो फीमेल्स होती है उनको ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, मैक्सिमम इंटर कराया जाता है उसके बाद बीए, इसके उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है और ज्यादा जल्दी रिश्ते वगैरह करवा दिए जाते हैं। लेकिन अब यूसुफ ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है, हमारे पेरेंट्स में अवेयरनेस आ गई है, हम लोगों को अवेयरनेस आ गई है। अब एक लड़की जो है एक मर्द के इक्वालिटी के एक रजिस्टर हमारे यहाँ आ गया है ताकि लड़कियां भी मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपने एक नाम बना सकती हैं। अब आप देखिए जिस तरह से आईटी में बहुत सी लड़कियों ने अपना स्टार्टअप किया है और बड़ा अच्छा वो लेकर चल रही है। तो इसीलिए बात वही है कि अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए उन्हें कॉन्फिडेंस लाजमी दें। अगर वो कोई फेलियर देख रही है तो एटलीस्ट उन्हें सीखने का मौका मिलेगा, वो उस चीज से सीखेंगे और आगे बढ़ने की मजीद कोशिश करेंगी। Exactly. अच्छा, आप ये तो आपकी होगी सारी जर्नी के बारे में। अच्छा, आपका एक स्टार्टअप है एज अ होस्ट जिसके बारे में आपने बताया, तो मुझे बताएं कि आपको एज अ होस्टिंग करते हुए कितना टाइम हुआ? अच्छा, मुझे होस्टिंग करते हुए 2019 में मैंने होस्टिंग स्टार्ट की थी, तो 3 to 4 years एग्जैक्टली ऑलमोस्ट हो गए कंप्लीट। ओके, जब आपने होस्टिंग स्टार्ट की थी, इसीलिए मतलब बात कर लेते हैं पेरेंट्स के मतलब कि आपको बैकएंड से कोई इशू क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, थोड़ा सा मुझे लगता था कि अगर मैं मीडिया की फील्ड ज्वाइन करूंगी ना, फेसबुक लाइव आऊंगी, क्योंकि हम लोग उस फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं जहां आप अपने नाम से फेसबुक आईडी भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो विद द टाइमिंग जब मैंने फेसबुक लाइव सेशन स्टार्ट किए, मुझे थोड़ा सा होता था, मैंने उस वक्त बाबा का अकाउंट नहीं था तो मैंने कहा बाबा तो देखेंगे नहीं, लेकिन विद द टाइमिंग बाबा का अकाउंट बना, उन्होंने भी देखा। तो उस वक्त मैं थोड़ा सा घबराई जरूर कि शायद वो मुझे डांटेंगे, लेकिन मैं ऊपर वाले रूम में बैठ के अपना लाइव सेशन कर रही होती थी, वो नीचे से बैठ के देख रहे होते थे ड्राइंग हॉल में। तो बड़ा उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि वाह, हमारी बेटी तो अच्छा बोल सकती है स्क्रीन के सामने, क्योंकि अक्सर हमारे पेरेंट्स वही हमें स्नैप कर देते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अब भी मेरी डिफरेंट आप कह लें नेशनल चैनल्स पे इंटरव्यूज आते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और मेरे लिए वो एक प्लस पॉइंट होता है कि आपके पेरेंट्स और स्पेशली आपके फादर जो आपके लिए एक रोल मॉडल होते हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट जर्नी था मेरा। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी तो फैमिली का पूरा सपोर्ट है, क्या आपके रिलेटिव्स आपको पीछे तंग किया या नहीं? अच्छा, रिलेटिव्स का काम ही है बोलना, वो आपको कहीं भी मिलने नहीं देंगे, ठीक है। अगर कोई मैयत भी रखी हुई है ना, उसमें भी क्रिटिसाइज किया जाएगा कि इसकी 4 बार भी ये कपड़ा नहीं, ये कपड़ा डाले थे, इसके मैयत के बाद हमें खाना क्या मिलेगा। और किसी की खुशी है उसमें तो वैसे ही हमारे रिलेटिव्स का काम होता है कोई ना कोई हम लोग उसमें इंटरप्ट लाजमी करें। तो मेरे रिलेटिव्स की तरफ से कोई ऐसे मुझे क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी कोई पैटर्नल फैमिली नहीं है। तो मेरी मैटरनल फैमिली है, वो भी छोटे बच्चे उस तरह से नहीं। लेकिन मेरे अगर मैं बात करूँ मामू या खाला, उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बड़ा एक्साइटेड थे, तो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली इस पूरे प्रोफेशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए। अच्छा, हमने तो आपकी पूरी ना जर्नी के बारे में, सक्सेसफुल लाइफ, कैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट और होस्ट को अपने साथ लेके जा रही हैं। अब तो हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ और थोड़ा कनेक्ट की तरफ। अच्छा, मेरा एक फेवरेट जो सा क्वेश्चन है वो सबसे पहले होता है कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या नहीं? यूसुफ, ये पूछोगे तुम्हारी पूरी पॉडकास्ट खराब होगी। तो आई जस्ट वांट कि मुझे पॉलिटिक्स में इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो आई डोंट वांट कि हम उस चीज पे आगे परस्यू भी करें। नहीं, ये आपको बिल्कुल शौक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, ऑब्वियसली जो लीडर आके अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए, हम उसको तो ओवरऑल एप्रिसिएशन तो मेरी है, लेकिन मैं पर्सनली कहूँ तो मैं किसी को स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। ओके, तो फिर अगर आपको मौका मिले नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनना चाहूंगी, क्योंकि आई नो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा। तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहूंगी, मैं जो हूँ मैं उसको बहुत खुश हूँ। एक्चुअली क्या कहते हैं, आपको अगर इशू है तो आप उसको प्रॉब्लम को सोल्व भी तो कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहला टॉपिक क्या होगा कि आप किस चीज पे यानी कि लड़ाई करेंगे यानी कि हुकूमत के साथ? देखिए, लड़ाई वही बात है कि हमारे यहाँ एजुकेशन को बहुत ज्यादा स्नैप किया जाता है, हमारे यहाँ हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत स्नैप किया जाता है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी, तो हमारी एजुकेशन और जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ में भी प्रायोरिटाइज हमारी मेंटल हेल्थ। देखिए, मेंटल हेल्थ आपकी बेहतर होती है तो आप सब कुछ कर लेते हैं। तो ये दोनों चीजें मेरा ख्याल है मेरी लिस्ट में प्रायोरिटी पे होती है। ओके। अच्छा, आपको फिल्मों में ज्यादा शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
कोई नहीं, बहुत कम, बहुत हॉलीवुड बॉलीवुड। मैं ज्यादातर फनी देखती हूँ, या कह लें किड्स जो मटेरियल है मैं ज्यादातर वो देख लेती हूँ, फेरी टेल्स, दिस एंड दैट। ओके, यानी कि टॉपिक हम खत्म ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हुकूमत से नफरत है तो मुझे नफरत नहीं है, ये आप ऑपोजिट जा रहे हो, नफरत नहीं है, लेकिन ये हमारा काम है। बैटिंग आपने सुना ही होगा, किसी बात को थोड़ा मोड़ मिला के वो तो आपके चैनल पे तो चला जाएगा, जो मेरे पेज पे नहीं जाएगा तो बड़ा काम खराब होगा। ओके, चलिए इस टॉपिक को मैं खत्म ही कर देता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने जब होस्टिंग स्टार्ट की थी तो आपको क्या कहते हैं, जब किसी कोई भी गेस्ट आपके सामने आता है, बॉय हो फीमेल हो, ज्यादातर बॉयज की बात करता हूँ, फीमेल का साइड पे लेते हैं, तो क्या कहते हैं उनका जो रवैया होता है कि कोई सामने फीमेल बैठी हुई है तो ख्याल करूँ क्योंकि मैन विल बी मैन। तो ठीक है, ऐसा ही नहीं कि आपको हुआ कि बाद में मैसेजेस आ रहे हैं उसके? बहुत से आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप उन्हें टैकल किस तरह से करते हो ये आपके अंदर एक स्किल होती है। और बहुत से आते हैं, देखो फील्ड कोई भी हो, फीमेल कहीं भी हो, ऑब्वियसली एक आदमी का या मैन का रोल है कहीं ना कहीं उसने ठरक झाड़नी है, लेकिन उसमें मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि देखिए आपने ठरक झाड़नी जरूर है तो एक अप्रोप्रिएट वे में झाड़े, अगले को पता भी ना चले और आपका काम भी पूरा हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये एक बेस्ट वे है। अदरवाइज हर प्रोफेशन में आपको मिलते हैं, ऑब्वियसली आपको टैकल करना आना चाहिए, आप किस तरह से टैकल कर रहे हो, आपको अपनी बाउंड्रीज और अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है उसके बाद आपको कोई मसला नहीं होता। मेरे आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक टॉपिक, खास टॉपिक जो हमारी ऑडियंस को देना चाहिए। टॉपिक नहीं, मैसेज दे रहे हैं आप जी। अच्छा, मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि हम लोगों को अगर हम कोई भी काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हमें शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, आने वाले बच्चे हैं, वो देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हमने कदम बढ़ाना है, तो मेरा ख्याल है हमें शॉर्टकट्स की तरफ जाना चाहिए, तो नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जर्नी को लेकर चले। उसमें हर्डल्स भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हर हर्डल से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो बी कंसिस्टेंट विद दैट